अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया के रडार पर आया टर्की। क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो तुर्की को भारत ने कई बार समझाया कि भाई भारत विरोधी काम मत करो, लेकिन लगता है कि तुर्की के साथ भी वही करना पड़ेगा जो भारत ने मलेशिया के साथ किया। उसे भी वही दवाई देनी पड़ेगी जो मलेशिया को दी गई, क्योंकि इस बार तुर्की की जमीन पर भारत में आतंकी हमला करने की साजिश का न सिर्फ पर्दाफाश हुआ है, बल्कि आतंकी को भी भारत पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया है। स्क्रीन पर आपको जो ये शख्स दिखाई दे रहा है, यही वो मोहरा है, यही वो आतंकी है जिसे भारत में आत्मघाती हमला करने के लिए भेजा जा रहा था। हमला कब करना है, कैसे करना है, टारगेट कौन होगा, हथियार कहां से मिलेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग और जानकारी इस शख्स को दी जा चुकी थी। पर भारत पर इतना बड़ा आतंकी हमला करने वाले मास्टरमाइंड को यह नहीं पता था कि उनकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही इस मोहरे ने भारत की तरफ कदम बढ़ाने की तैयारी शुरू की, इसे धर दबोचा गया। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे पकड़ लिया, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए पर रूस की जमीन पर भारत विरोधी काम नहीं हो सकता। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा पकड़ा गया यह आतंकवादी आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट का है, जिसे तुर्की में तैयार किया गया था भारत पर सुसाइड अटैक करने के लिए। अभी इसके चेहरे को रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने छुपा दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। चेहरा सार्वजनिक होने के बाद इससे जुड़ी जांच प्रभावित हो सकती है। तुर्की की जमीन पर इस हमले की साजिश रचने वालों ने बिसात तो अच्छी बिछाई थी, क्योंकि तुर्की के संबंध रूस से अच्छे हैं और रूस के संबंध भारत से शानदार हैं। इसलिए आईएस के साजिशकर्ताओं ने ऐसे शख्स को तैयार किया जिस पर ना तो रूस को शक हो और ना ही भारत को। रूसी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक पकड़े गए शख्स का नाम एजामोव है। यानी अगर यह आतंकी रूस से भारत पहुंच जाता, पासपोर्ट पर लिखे इसके नाम को देखकर शायद ही किसी को शक होता कि इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी है, क्योंकि नाम रशियन जैसा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आईएस का यह आत्मघाती हमलावर भारतीय लीडरशिप पर हमले की साजिश रच रहा था। रूसी एजेंसी की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह वो भारत को आत्मघाती हमले से दहलाने वाला था। Исламское государство по имени Юсуф Таджиков. В 2022 году приходил специальную подготовку в Турцию. В 2022 году по указанию Юсуф Таджика я летел в Россию. Я приехал в Россию, откуда должен был выехать в Индию. В Индию меня должен встречать было и необходимые для встречать и дать все необходимые вещи для совершения теракта по указанию исламского государства за оскорбление пророка Мухаммада। दरअसल इस आतंकी को तैयार तो बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन उसे आत्मघाती मिशन पर भेजने के लिए एक बड़ी वजह की जरूरत थी। और जैसा कि उसने पूछताछ में बताया है कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने के लिए वो भारत में सुसाइड अटैक करने को तैयार हो गया था। तो अब आप इसकी कड़ियां भारत में पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान से आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का विवाद भड़केगा तो जाहिर तौर पर दुनिया भर में उसकी खबरें दिखाई जाएंगी। खासकर इस्लामिक देशों में इस पर गुस्सा भड़केगा
और इसी बात का सीधा फायदा आतंकी संगठनों को होगा, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के अपमान की खबरें दिखाकर पहले से ब्रेन वॉश किए हुए फिदाइन हमलावर को भड़काना और उसे सुसाइड मिशन के लिए राजी करना बेहद आसान हो जाएगा। जिस रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे पकड़ा है उसका नाम FSB है। अंग्रेजी में उसे द रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस भी कहा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। आपने दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसियों में से एक KGB का नाम तो जरूर सुना होगा। FSB उसी KGB से जन्मी है। साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब उस वक्त एक तख्ता पलट की कोशिश भी हुई थी, जिसमें KGB की कुछ यूनिट्स और उसके हेड व्लादिमीर क्रूचको ने बड़ा रोल प्ले किया था। पर यह तख्ता पलट कामयाब नहीं हो पाया और उसके बाद KGB को डिसमेंटल कर दिया गया। उसके बाद साल 1993 में एक नई एजेंसी बनी जिसका नाम रखा गया FSK, यानी फेडरल काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस। साल 1995 में इसी FSK का नाम बदलकर FSB यानी कि रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रख दिया गया। यानी एक तरह से देखें तो KGB का पुनर्जन्म हो गया FSB के रूप में। एक वक्त था जब KGB के नाम से दुनिया के बड़े से बड़े देश भी घबराते थे। वैसे तो कई खतरनाक और खूंखार मिशंस के लिए KGB को आज भी याद किया जाता है, लेकिन साल 1962 में जब क्यूबा मामले में अमेरिका और सोवियत संघ न्यूक्लियर वॉर के एकदम मुहाने पर पहुंच गए थे, तब KGB ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया था। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर जाएं और 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। इसमें आपको पता चलेगा कि KGB ने दुनिया के सामने सबसे बड़ी जो भयानक क्राइसिस खड़ी थी, उसमें किस तरह से काम को अंजाम दिया था। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया है। यहाँ आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू FM पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू FM की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वापस अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। तो FSB ने इस्लामिक स्टेट के इस आतंकी से पूछताछ को आगे बढ़ाया। पूछताछ में इस आतंकी ने बताया कि कैसे वो इस्लामिक स्टेट में शामिल हुआ, कैसे उसकी मुलाकात और कहां पर उसकी मुलाकात अपने हैंडलर से हुई, किस तरह उस तक सारी जानकारियां और प्लानिंग की डिटेल पहुंचाई गई। उसने पूछताछ में तुर्की का नाम लिया। रूस चाहता तो तुर्की से अपने संबंधों को देखते हुए इस बात को छुपा सकता था, लेकिन चूंकि मामला उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत का था, तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया। तुर्की की वो जगह तक बता डाली जहां पर सुसाइड अटैक की साजिश रची गई थी। रशियन इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक इस आतंकी को इस्लामिक स्टेट के रिंगलीडर द्वारा सुसाइड बॉम्बर के तौर पर रिक्रूट किया गया था। इसकी भर्ती IS ने अप्रैल और जून 2022 के बीच की थी। रिक्रूटमेंट की जगह थी टर्की। इस्लामिक स्टेट की तरफ से इसे हर जानकारी मुहैया कराई गई। इसमें तकनीक का भी सहारा लिया गया है। टेलीग्राम मैसेंजर पर इसे प्लानिंग की सारी जानकारी भेजी जाती थी। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल में IS के आतंकवादियों के साथ इसकी कई मीटिंग्स हुई और फिर वहां पर जरूरी इंफॉर्मेशंस इसे दी गई थी। देखिए, तुर्की का नाम हैरानी पैदा नहीं करता, क्योंकि तुर्की पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहा है। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह तुर्की जो है वो भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। और यह भी बात छुपी नहीं है कि तुर्की से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के संबंध कैसे हैं। तुर्की की तरफ से पूरी मदद इस आतंकी संगठन को दी जा रही है और तुर्की भारत के खिलाफ IS का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में 30 जुलाई 2020 को छपी इस खबर की हेडिंग जरा गौर से पढ़िए। रेड फ्लैग्स इन दिल्ली ओवर एर्दोगन्स टर्की फंडिंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज। यानी भारत में इस बात पर चिंता जताई गई है कि टर्की एंटी इंडिया गतिविधियों की फंडिंग कर रहा है। इसके बाद जी न्यूज पर छपी 5 सितंबर 2020 की इस खबर को देखिए। इसमें एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया है कि टर्की भारत में आतंकी संगठन ISIS के टेरर नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। यही नहीं, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भी पुख्ता जानकारी मिली कि देश भर में जो एंटी CAA प्रोटेस्ट हुए, उसमें भी तुर्की की तरफ से जबरदस्त फंडिंग की गई।
कतर की मदद से जाकिर नाइक को भी टर्की और पाकिस्तान से पैसे पहुंचाए गए, जिससे इस मामले को और ज्यादा भड़काया जा सके। यही नहीं, एजेंसियों को इस बात की भी खबर मिली कि कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी कई सालों तक टर्की की तरफ से फंडिंग की गई। साथ ही केरल के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को भी टर्की की तरफ से ही फंड्स पहुंचाए गए। पूरी दुनिया को पता है कि तुर्की आतंकी संगठन आईसिस को अपने फायदे के लिए सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भर में तुर्की और आईसिस के गठजोड़ की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। भारत भी इसके खतरों से बखूबी वाकिफ है। इसलिए साल 2021 में भारत की तरफ से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया गया था। देखिए, ये ईयू की पार्लियामेंट की वेबसाइट है। यहां पर 28 जनवरी 2021 को इससे लेकर सवाल पूछे गए थे। इसकी हेडिंग में ही लिखा है कि टर्किश फंडिंग फॉर एंटी इंडिया एक्सट्रीमिज्म, यानी एंटी इंडिया आतंकवाद के लिए टर्की फंडिंग कर रहा है। इसमें बताया गया है कि भारत की 2 सिक्योरिटी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक टर्की भारत में मौजूद पूर्व आईसिस मेंबर्स की फंडिंग कर रहा है, भारत को डीएस्टेबलाइज किया जा सके। इसमें वो सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया और दूसरे संगठनों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि शैक्षिक संस्थान और एनजीओ भी इसमें शामिल हैं, जैसे टर्किश कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, यूनिस इमरे इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन, टर्की पाकिस्तान कल्चरल एसोसिएशन और टर्किश डायस्पोरा यूथ एकेडमी। इस रिपोर्ट में एक नाम बिलाल एर्दोगन का भी है, जो टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के बेटे हैं। टर्किश यूथ फाउंडेशन के मालिक बिलाल एर्दोगन ही हैं और इसके संबंध पाकिस्तान की कई पार्टियों और बड़े संगठनों से है, जैसे जमाते इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि टर्की भारत के मुस्लिम स्टूडेंट्स को अपने यहां पढ़ाने की स्कीम के तहत बुलाता है और उन्हें पाकिस्तानी संगठनों के संपर्क में लाता है। यानी साफ है कि इसके सहारे भारतीय मुस्लिम युवाओं को बहकाया जा रहा है, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। भारत के खिलाफ टर्की के इस एजेंडे पर एक रिपोर्ट विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने भी दी है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टर्की किस तरह एंटी इंडिया काम कर रहा है। इस रिपोर्ट का टाइटल है टर्कीज इस्लामिस्ट एजेंडा इन इंडिया। रिपोर्ट अभिनव पांड्या की है। अभिनव पांड्या ने अमेरिका में न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में ग्रेजुएशन किया है। वो पॉलिटिकल अफेयर्स, रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, सोशल कैपिटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड यूएसए के लिए काम कर चुके हैं। काउंटर टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तुर्की किस तरह भारत में मुस्लिमों को कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर भड़का रहा है। साथ ही उन्होंने सबूतों और रेफरेंस के साथ बताया है कि टर्की के दुनिया भर में मौजूद कुछ बेहद ताकतवर आतंकी संगठनों जैसे हमास, हिजबुल्लाह, अल शबाब, बोको हरम, टर्की में अलकायदा का सहयोगी हयात तहरीर अल शाम और आईसिस से बड़े गहरे संबंध हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सोमालिया के आतंकी संगठन अल शबाब को $6 लाख की फंडिंग की थी। उनके रिपोर्ट के इस दावे को जब मैंने चेक किया तो पाया कि दावा बिल्कुल सही है। नॉर्डिक मॉनिटर नाम की संस्था की रिपोर्ट है 21 जनवरी 2019 की, जिसमें बताया गया है कि टर्की की जासूसी संस्था MIT ने अल शबाब को सोमालिया में $6 लाख भेजे हैं। यह रिपोर्ट अब्दुल्ला बोजकर्ट की थी। अब्दुल्ला बोजकर्ट कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो नॉर्डिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। टर्किश मीडिया में 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। अंकारा के अलावा अमेरिका में भी कई बड़े शहरों में काम कर चुके हैं। इनका स्पेशलाइजेशन रेडिकल जिहादिस्ट ग्रुप को कवर करना है। नॉर्डिक रिसर्च मॉनिटरिंग नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो यूरोप और इससे दूसरे देशों में आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर काम करती है, जो विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की रिपोर्ट में अभिनव पांड्या ने इसी तरह टर्की और इस्लामिक स्टेट के मजबूत संबंधों के ढेरों सबूत भी दिए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि टर्की के काउंटर टेररिज्म के चीफ ने इसी वजह से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनसे कहा जा रहा था कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को बिना किसी जांच और स्क्रूटनी के शहर में आने जाने दिया जाए, जिसका उन्होंने विरोध किया। यह दावा भी मेरी जांच में सही निकला। इंसर्ज इंटेलिजेंस में इससे जुड़ी रिपोर्ट छपी थी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नफीज अहमद की रिपोर्ट 16 सितंबर 2016 की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह नाटो का एक प्रमुख सदस्य देश आतंकी संगठन आईसिस की न सिर्फ फंडिंग कर रहा है, बल्कि उसे हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सालों तक मिलिट्री सप्लाई आईसिस को पहुंचाई है। उसके लड़ाकों और कमांडर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट्स उपलब्ध कराया है। उसके मुखिया को टर्की में 24 घंटे की सुरक्षा मुहैया कराई गई, सीधे राष्ट्रपति एर्दोगन के आदेश से।
टर्की की पुलिस को आईसिस के खिलाफ एक भी जांच नहीं करने दी गई। ये सारी रिसर्च मैंने इसलिए की है ताकि आप समझ सकें कि टर्की ने भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची थी। जाहिर सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस्लामिक स्टेट ने अपने आतंकी को रशिया के रास्ते भारत रवाना किया है और इसका टर्की की सरकार या फिर जो उसकी खुफिया एजेंसी है MIT, उसको इसका पता नहीं होगा। इस आतंकी ने रशियन एजेंसी को बताया है कि उसे हाई प्रोफाइल टारगेट को आत्मघाती हमले में उड़ाने का आदेश दिया गया था इस्लामिक स्टेट के द्वारा। रूसी न्यूज एजेंसी तास में छपी इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पकड़े गए आतंकी ने बताया है कि उसे भारत में एक शख्स को फिदाइन हमले में मारने का आदेश दिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस्लामिक स्टेट भारत में किसी शख्स को मारने की इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है तो फिर टारगेट पर मौजूद वो शख्स कोई छोटी मोटी हस्ती तो होगी नहीं। इसलिए सवाल बहुत बड़ा है कि इसके टारगेट पर कौन था। पूछताछ में इस्लामिक स्टेट के इस आतंकी ने बताया है कि मुझे निर्देश दिए गए थे कि मेरे टारगेट का संबंध भारत की मौजूदा सत्ता से है। इस वक्त भारत में जिसके पास सत्ता है, जो भारत की सत्ता पर काबिज है, उसके एक सदस्य को सुसाइड बॉम्बिंग में मारना है। यानी साफ है कि इस वक्त भारत की सत्ता बीजेपी के हाथों में है। तो सीधा मतलब है कि बीजेपी के किसी कद्दावर शख्स को इस्लामिक स्टेट ने अपने टारगेट पर रखा था। अब सवाल यह है कि वो कौन है, क्योंकि रूसी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो बातें सार्वजनिक की गई हैं उसमें टारगेट के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। तो क्या आईएस के टारगेट पर गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल थे? क्योंकि अभी हाल ही में डोवल के घर की सिक्योरिटी भी ब्रीच हुई थी, जिसके बाद कुछ कमांडोज पर कार्रवाई भी हुई। या फिर उससे भी कहीं आगे पीएम नरेंद्र मोदी तो टारगेट पर नहीं थे? यह सवाल इसलिए भी मेरे दिमाग में घूम रहा है क्योंकि अभी 20 अगस्त को ही हमारे NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजित डोवल साहब, वो मॉस्को की 2 दिन की यात्रा से लौटे हैं। क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा है कि डोवल मॉस्को से लौटे हैं और उसके एक दिन बाद ही इतनी बड़ी खबर मॉस्को की तरफ से दे दी जाती है। मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हो सकता है कि अजय डोवल सीक्रेट तरीके से इस आतंकी से मिले भी हों, क्योंकि इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी को रूसी सुरक्षा एजेंसी ने कब पकड़ा है। हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही इसे पकड़ा जा चुका था। इंतजार था भारतीय NSA अजय डोवल के मॉस्को आने का। डोवल मॉस्को गए सरकारी दौरे पर, लेकिन असल मकसद इस आतंकी के बारे में और रूसी सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद कुछ दूसरी जानकारियों को लेना हो। देखिए, ऐसा अंदाजा मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे कई कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और सब कुछ मात्र संयोग हो यह मेरा दिल नहीं मानता। क्योंकि देश में पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ है और ये जो कुछ भी हुआ है उसे समझना, उन कड़ियों को जोड़कर समझना बेहद मुश्किल नहीं है कि भारत के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। नुपुर शर्मा के बयान को जिस तरह कई दिन बीतने के बाद उछाला गया, जिस तरह से उसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाया गया और जिस तरह आतंकी ने कबूल किया कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान के लिए ही उसे भारत में आत्मघाती हमला करने के निर्देश दिए गए थे, उससे तो इसकी कड़ियां मिलती हुई साफ नजर आ रही हैं। यही नहीं, अभी 31 जुलाई को ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA ने देश के 6 राज्यों की 13 जगहों पर जबरदस्त छापेमारी की थी। मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन में रेड डाली गई, गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद में छापा पड़ा, बिहार के अररिया, कर्नाटक के भटकल, तुमकुर सिटी में रेड पड़ी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, नांदेड़ में रेड पड़ी और यूपी के देवबंद में भी NIA ने छापा मारा। इस रेड के पीछे की वजह थी इसी आतंकी संगठन ISIS से कनेक्शन। NIA ने कई लोगों को हिरासत में लिया, बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज भी उसे मिले हैं। यही वो सारी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ रही हैं और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को क्यों पकड़ा और भारत को इसकी जानकारी, सारी जानकारी, एक एक डिटेल क्यों दी? तो इसका जवाब यह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस बहुत प्रतिबद्ध तरीके से लड़ने का एग्रीमेंट बहुत पहले कर चुके हैं और ये उसी का नतीजा है। आपको याद होगा पिछले साल 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे। पीएम मोदी के बुलावे पर वो 21वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। इसके बाद दोनों देशों की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई। इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर इसे पढ़ सकते हैं।
स्टेटमेंट के 72वें पॉइंट में बताया गया है कि दोनों देश आतंकवाद, कट्टरवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग सहित कई दूसरे सिक्योरिटी इश्यूज पर साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाएंगे। इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के 77वें पॉइंट पर इसे और ज्यादा क्लियर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, आतंकी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, साथ ही एफएटीएफ और संयुक्त राष्ट्र के काउंटर टेररिज्म ऑफिस को भी मजबूत करेंगे। तो इस बयान से आपको समझ आ गया होगा कि दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं और भारत में आत्मघाती हमला करने वाले इस्लामिक स्टेट के आतंकी का रूस में रूसी एजेंसियों द्वारा पकड़ा जाना भी इसी का नतीजा है। और यही नहीं, पिछले कुछ साल में भारत ने दुनिया भर की कई बड़ी एजेंसियों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं और इसमें अमेरिका भी है। पिछले कुछ वक्त में भारत और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां बेहद करीब आई हैं। इसी का नतीजा है कि यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरिल डेनिका हैंस भारत पहुंची हैं। 3 दिनों के अपने दौरे में उनकी मुलाकात भारतीय सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑफिशियल से होनी है और इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दूं कि हैंस यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की पहली महिला डायरेक्टर हैं। वो 17 अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को सुपरवाइज करती हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत की विदेश नीति कितनी जबरदस्त है कि 2 जानी दुश्मनों, 2 सुपर पावर से वो कितनी आसानी से डील कर रहा है। दोनों से ही भारत के संबंध बेहद अच्छे हैं, लेकिन रूस की बात ही कुछ और है, क्योंकि टर्की से रिश्ते होने के बाद भी रूस ने उसका नाम प्रमुखता से सार्वजनिक किया है। जाहिर है इसका असर बहुत दूर तक होने वाला है और क्या पता भारत अब इस तैयारी में लग गया हो कि टर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट जो है, अभी तो आपको पता है ना कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में टर्की जो है पहुंच चुका है, तो क्या पता कि उसे भारत अब ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने की तैयारियों में जुट गया हो। और हां, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए, ऑडियो बुक 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जरूर सुनिए, जिससे आपको केजीबी और सीआईए के बारे में कई सारी अहम जानकारियां मिल जाएंगी। और हां, मेरा कोड DDT50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे बिल्कुल सही जानकारी वाला वीडियो देश के कोने कोने तक पहुंचे। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे निवेदन है कि भाई डिफेंस डिटेक्टिव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सबसे पहले तो ये वीडियो भाई, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर ऐसा हो नहीं रहा, ये सब हुआ है क्योंकि ये सरप्रशान ने भी वीडियो कवर की थी, वो हमसे नहीं बनी, तो खैर आज सर लॉक किया ही हो तो हमने ज़रूर कहा बनानी है भाई। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये तुर्की कब से ये काम कर रहा है या ये सब चल रहा है? डिटेल के साथ बता दिया पिछले सारे रिकॉर्ड जो है ना। नहीं, ये न्यूज़ तो काफ़ी गर्दिश कर रही थी 1-2 दिन से, काफ़ी मीडिया, हमारी मीडिया ने भी इसको कवर किया है, लेकिन अभी तक ये कोई तुर्की का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल, उन्होंने कोई अभी तक ना इस पर स्टेटमेंट नहीं दी कि हमने ये हमारा है या हम सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है, जब चोरी पकड़ी जाए तो कौन मानता है, लेकिन बाद में जब नूपुर शर्मा का मामला हुआ था ना, तो तब ये इस्लामिक जो IS है, इन्होंने धमकी दी थी कि हम इंडिया में कुछ ऐसे अटैक करेंगे, ऐसे टारगेट करेंगे जो कि दुनिया देखेगी। ठीक है, हाल ही की बात, अभी 2-3 दिन हुए कि IS का उधर 2-3 उन्होंने पकड़े भी हैं इंडिया में, मुंबई में, कि शायद दिल्ली में उन्होंने पकड़े हैं। तो उनकी एक्टिविटी काफ़ी मतलब कि इंडिया में हो चुकी है, अभी तक वो मौजूद भी हैं। वहाँ तक कि अभी उनको
पहली बात तो ये अटैक होना नहीं चाहिए, कोई यानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी दिल्ली में मुंबई में काफ़ी एक्टिविटी देखी जा रही है। इंडिया भी काफ़ी, उनकी एजेंसी भी एक्टिव है और उन पर ध्यान भी रख रही है, लेकिन उनकी एक्टिव बहुत है। अब नूपुर शर्मा का जब से मामला हुआ है, इधर से भी कुछ एक दो ने बॉर्डर छलांगा है, तो कहा इन्होंने भी धमकी दिया है कि हम कुछ ऐसे अटैक करेंगे। लेकिन देखा जाए तो अब इनके एक पकड़ने से या दो पकड़ने से ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे सांप होते हैं कि कितना कुचलो ना उतने ही जिंदा फिर से उतने ही निकल आते हैं। बिल्कुल भाई, ये सांप की तरह है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अब देखा जाए तो IS का पूरा कंट्रोल इधर है, सारा सोमालिया में, सीरिया में, वो एक बहुत बड़ा गैंग है। यहाँ तक कि उन्होंने इधर भी टारगेट किलिंग बहुत की है पाकिस्तान में। IS जो है ना भाई, वो हाँ, अफगानिस्तान में उन्होंने देख लो इतने तालिबान मारे हैं। अभी भी वो उनकी 2-3 दिन से अभी भी एक लड़ाई हो रही है, जिसमें काफ़ी उन्होंने एक नुकसान कर दिया अफगानिस्तान का, और फिर वो जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं कि हमने ऐसा किया है, लेकिन अभी तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सबसे आम चीज़ जो है ना वो ये है कि ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है ये अटैक करना, टेरर अटैक करना, क्योंकि हमसे बेहतर कौन जानता है कि इसका कितना नुकसान होता है, कितनी तकलीफ होती है। मासूम लोग जो है ना, जिस तरह उनकी जानें जाती हैं। इंडिया भी इस चीज़ से गुजरा हुआ है, आपको पता ही है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि क्योंकि लोगों से जेलसी जो आप ये कह लें या जो भी एक बनना चाहिए, तो उस लिहाज से ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर पहले वो प्रॉपर पता नहीं न्यूज़ है कि नहीं कि वहाँ पे इन्होंने कुछ इंडिया ने खुद पकड़े इंडिया के अंदर, तो उसके अलावा पकड़े हैं। उसके अलावा ये तो मेजर फिर सामने आ गई है। तो दूसरी बात, एक अच्छे फ्रेंड की बात करें तो बिल्कुल रशिया ने जो है ना वो बहुत अच्छा भाइयों वाला जो है ना वो ये चीज़ किरदार अदा किया इसके अंदर, कि उन्होंने जो है ना वो बंदा पकड़ के जो है ना वो तुर्की का जो है ना वो सारा उसका इंटरव्यू जो है ना अनाउंस किया है कि ये देख लो ये बंदा किधर से आया है, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग हुई है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। एक बात की नहीं समझ लगती कि ये रशिया में क्या करने जा रहे तो यार, यही ना कि ये टर्की से ट्रेनिंग गया जिसको और इधर वहाँ से भाई वो सीधा इंडिया जाएगा। मेरी बात सुनो ना, टर्की में ट्रेनिंग मिली है, इनका इतना नेटवर्क है कि इनको कोई मतलब कि अगर बंदा इंटर कराना होता है ना एक गैर कानूनी तरीके से, तो ये करा सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब आप ये नहीं कह सकते कि रशिया के अंदर क्या करने गया। वो जो तंजीम वहाँ पे बैठी हुई है ना, उसमें हर लैंग्वेज के बंदे शामिल हैं। पता नहीं, आप सोच नहीं सकते। रशिया के भी हैं, तुर्की के भी हैं, मे भी को पाकिस्तान के भी हों, मे भी बाकी मुल्कों के पता नहीं कितने हैं। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान पर इसका इल्जाम आया कि भाई पाकिस्तान पर आ रहा है, वो बता रहे हैं भाई। नहीं, ये तो ऐसे जोड़ रहे हैं ना पाकिस्तान। नहीं, जोड़ भी नहीं रहे वो, तो वो जस्ट ऐसे है कि आप ये कह लें कि पाकिस्तान का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। ये एक ठीक है, वो एक जमात उधर है, वो एक तंजीम बनी हुई है, तो वो इस तरह के काम, अब तो खैर वो उसका काफ़ी डाउन हो गया, क्योंकि कुछ साल पहले वो इतनी आई थी कि हर तरफ से लोगों के अंदर जो है ना वो खौफ हो गया था। तो लेकिन बिल्कुल जो है ना वो चलो शुक्र है, हम तो ये कहते हैं कि एक दफ़ा बचत हो गई है, ये इस तरह का काम ना ही हो। तो रशिया ने भी बहुत अच्छी जो है ना वो मिसाल दी है इसके ऊपर। उन्होंने जो ना एक भाइयों वाला काम किया, चलो उसको पकड़ तो लिया ना, काम कम पकड़ के फिर। लेकिन यार ये मतलब कि इंडिया एक मतलब पावरफुल या मुल्क समझ लें कि रिस्पांस दे भी सकता है, लेकिन अभी तक ये तुर्की को कोई रिस्पांस प्रॉपर दे नहीं रहा है। हाँ तक कि इन्होंने एक गंदम का भी उधर जो कंटेनर है वो इन्होंने वापस कर लिया था आम मौके पर, और देखा जाए तो अब ये वाकया कुछ और भी है, लेकिन तुर्की को अभी तक ये प्रॉपर कोई मतलब सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा पहले की तरह जो है ना वो खुल के अभी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। अब ये मामला सामने आ गया, अब इससे आगे जो है ना वो एक्शन स्टार्ट होगा। और वो इंडिया कोई आप नेचर देख ली, वो डायरेक्टली जो है ना वो नहीं करते, मुंह से बोल के कुछ भी नहीं करते। आज तक प्राइम मिनिस्टर ने बोला किसी भी उन्होंने एक तरीके के साथ जो है ना वो आपको मलेशिया के सामने या चीखें निकाल दी उन्होंने मलेशिया की हैं, तो इसी तरह जो है ना ये भी एक तरीके के साथ इसको हैंडल करेंगे। तो देखा जाए भाई अब ऐसे हैंडल एकदम से नहीं होता। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूं, के साथ इतनी ट्रेड है, इतनी बड़ी उधर कंपनी है, हर तरीके से देखना होता ना, लेकिन वो अपने आप तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन ये कि इस तरह होना नहीं चाहिए। मेजर कंट्री जो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है उनको एक्शन देना चाहिए कि इस तरह के मामला ना हो। लेकिन एंड पे हम यही वो कुकू FM का एक क्वेश्चन है, अगर
उसका पता चल जाए कि वो पाकिस्तान में चल सकती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह उसकी ऐड आ रही है, लोग सर भी दे रहे हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर इसके ऊपर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर अगर चलानी हो तो चल जाएगी, क्योंकि इसमें जिस तरह ऑडियो बुक्स हैं तो ऑडियो बुक्स जो है ना वो थोड़ा सा बंदा बेहतर तरीके से उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो हेल्प ले सकता है। बिल्कुल तो अगर कोई भाई गाइड कर दे तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह